आज हम लोग देखते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोहा, तांबा और जस्ता इसका निष्कर्षण जो है तुमको सांद्रित से हम लोगों ने पढ़ा, जिसको कार्बन अपकरण विधि द्वारा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि जिसमें तुमको जिस तत्व में कार्बन अपकरण विधि या जो संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसमें हम लोग को जो है अपचयन के लिए विद्युत का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी जो होता है वह ऋणात्मक होना चाहिए, तभी वह प्रतिक्रिया संपन्न होती है, जैसा पिछले थर्मोडायनेमिक्स में बताए। तो एक है डेल्टा जी का वैल्यू, जैसे उसमें था डेल्टा जी और डेल एच माइनस टी डेल थर्मोडायनेमिक्स का आधार, विद्युत के आधार पर इसको कह सकते हैं डेल्टा जी बराबर होता है एन एफ इंटू ई सेल। ये ई सेल जो सेल जो बनाते हैं, जो कि विद्युत रसायन में भी पढ़ा होगा। एन क्या होगा तुमको, जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एफ हो गया फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो जिस प्रतिक्रिया का डेल्टा जी धनात्मक है अगर, तो उसका जो है तुमको, जिसका धनात्मक है तो उसका अगर हम लोग उसको ऋणात्मक, उसका ई सेल को अगर क्या कर दें हम लोग, तो उसके लिए कितना जो सेल का कितना बाहरी वोल्ट का विभवांतर का जरूरत पड़ेगा, जिससे कि वह क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। तो उतना वोल्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब डेल्टा जी धनात्मक हो तो प्रतिक्रिया के लिए बाहरी विद्युत वाहक बल बाहरी विद्युत वाहक बल आरोपित कर डेल्टा जी को ऋणात्मक किया जा सकता है, ऋणात्मक किया जा सकता है, किया जाता है। यह विधि धातु ऑक्साइड से धातु को अपचयित करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसमें कार्बन अवकरण के लिए ताप काफ़ी उच्च होता है। तो जिसमें उच्च ताप होगा उसमें इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि तुमको हम लोगों ने इलिंघम आलेख में देखा है, जितना भी ऑक्साइड बनता है, Al प्लस O2 से Al2O3 हो, Mg प्लस O2 से MgO हो, Fe प्लस O2 से FeO हो, सारे के डेल्टा जी ऋणात्मक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तुमको Al2O3 से जैसे Al प्लस O2 बनाना है, Al प्लस O2, तो इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा, अगर Al प्लस O2 से इसका जो बैलेंस करते हैं तो इसका डेल्टा जी अगर ऋणात्मक होता है तो उलट देंगे प्रतिक्रिया, क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा जी किसी भी ताप पर, जो कि तुम्हारा डाटा देखोगे, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये इलिंघम आलेख से ये भी कह सकते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव हो, जो तुम्हारा जो दिया हुआ है लगभग 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक, ये क्या होगा, मतलब कि 2500 से पहले या 2.5, मतलब कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2500 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब कि ये पॉजिटिव हो जाता है सामान्यतः, ये पॉजिटिव हो गया।
तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा, तो पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं है। कार्बन अवकरण में भी हमने देखा कि उसका जो इलिंघम आलेख में जो इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आता है, तो यह काफ़ी उच्च ताप है। तो इसको जो प्रतिक्रिया, इसका अपचयन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसका अगर जैसे एक क्वेश्चन लिख करके इसको बनाते हैं हम लोग, किसी ताप पर Al2O3 से बन गया तुमको ये 2/3 Al2O3 कर लो, ये 4/3 Al प्लस O2 की प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा G बराबर प्लस 400 किलो जूल प्रति मोल है, 400 किलो जूल प्रति मोल है। आवश्यक विद्युत वाहक बल की गणना करें जो इस प्रतिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो ये जो तुमको प्रतिक्रिया, इसका विद्युत वाहक बल निकालना है जो कि इस प्रतिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो इसका जो डेल्टा जी है तुमको 100 है तुमको, तो डेल्टा जी बराबर होता है -NF E0 सेल। और Al का तुमको जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो कि यूज होगा, Al3 प्लस से क्या होगा तुमको, 1 मोल अगर तुमको बनाना है इसका, तो Al3 प्लस से क्या बन जाएगा, Al3 प्लस से Al प्लस 3E माइनस, Al3 प्लस प्लस 3E माइनस, Al3 प्लस प्लस 3E माइनस से बन जाएगा Al। तो 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, और फैराडे कांस्टेंट का मान जो होता है तुमको उसको डाल देंगे, और डेल्टा जी का वैल्यू कितना लिखा गया यहाँ पर 400 किलो जूल प्रति मोल। 400, चलिए 400 पर काम करते हैं। तो ये 400 किलो जूल है, तो किलो जूल को जूल में बदल दीजिए, 1000, ये प्रति मोल में ही होगा, बराबर माइनस n का मान तो 3 हो गया, और ये हो गया 96,500 या 487 कूलम गुना ई सेल। तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ई सेल जो आ गया तुमको, जो बाहरी विद्युत वाहक बल जो आवश्यक होगा 400 गुना 1000, 400 गुना 1000 बटे 3 गुना 96,487, इतना वोल्ट आ गया। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये तुमको, इसको अगर हम लोग लगभग 10,000 मान लें तो 10 पर पावर 4 हो गया, तो यहाँ 40 बचा, 40/3, तो ये करीब कम से कम मतलब कि ग्रेटर देन ये अबाउट 13 वोल्ट, अबाउट ग्रेटर देन 13 या 14 वोल्ट, 13.3, 13.5 वोल्ट के आसपास आया। ये तुमको इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो इसके लिए जो है तुमको 15 वोल्ट के बैटरी से अगर किया जाएगा तो ये क्या अपचयन हो जाएगा। अतः अपचयन के लिए इस ताप पर बाहरी कारक और भी होता है, 15 वोल्ट से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल की आवश्यकता है। बाह्य विद्युत वाहक बल आवश्यक है। तो ये विद्युत वाहक बल क्या होगा, आवश्यक होगा। तो ये बाह्य विद्युत वाहक बल तुमको इसमें आवश्यक होगा इतना तुमको। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि इसके लिए क्या होता है तुमको, कि जब तुमको जितना चाहिए उसके लिए कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल की जरूरत होगी। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तुमको एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ये तो विधि हो गया, तो ये कितना वोल्ट का जरूरत पड़ेगा इसको समझने मौका मिला, कैसे विद्युत अपघटन, विद्युत से अपचयन होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए यह विधि जो है जिसको कि तुमको यह उपयुक्त है,
जिसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण तुमको करने के लिए, जो कि हम लोग करते हैं जो बॉक्साइट से, जो कि सांद्रित बॉक्साइट है, इसके बॉक्साइट का जो बॉक्साइट का पहले किससे किया जाता है तुमको, बॉक्साइट का जो सांद्रण है, जो विधि प्रतिक्रिया लिखाए होंगे पिछले लेक्चर में, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए पहले हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, लीचिंग कहते हैं जिसको, निच्छालन। तो उसमें क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट जो एस है, बॉक्साइट एस को पहले किस में डाल देते हैं हम लोग, बॉक्साइट एस को पहले हम लोग बॉक्साइट एस को NaOH के विलयन में डाल देते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण की बात करते हैं अब। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से निष्कर्षण करने के लिए एल्यूमिनियम को मुख्यतः एल्यूमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है इसमें बॉक्साइट एस से। तो इसमें जो तुम्हारा है, इसमें क्या होगा, बॉक्साइट का इसमें निष्कर्षण किया जाता है। तो बॉक्साइट में क्या होगा तुमको, इसमें तुमको निष्कर्षण करने के लिए बॉक्साइट को NaOH विलयन में घुलाया जाता है तथा प्राप्त विलयन को छानकर अलग करने के बाद और प्राप्त विलयन से अशुद्धि को छानकर अलग करने के बाद उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर सांद्रित Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है, सांद्रित Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये तुमको हुआ बॉक्साइट का, जैसे हम लोग निच्छालन विधि से इसका सांद्रण करने का। तो इसमें जो प्रतिक्रिया है Al2O3 प्लस NaOH, इससे हो जाता है NaAlOH होल 4, जो कि ये विलयन में चला गया और शुद्धि को छान के इसे क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। और NaAlOH होल 4, इसमें तुमको हो गया प्लस क्या डाल दिया इसमें CO2, इससे बन जाएगा तुमको सांद्रित Al2O3 प्लस NaHCO3, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुमको सांद्रित हो गया। और इसमें तुमको जो है ये तुम्हारा सांद्रण हो गया, ये बॉक्साइट का ये सांद्रित हो गया, सांद्रित Al2O3, ये सांद्रित अयस्क। अब इस अयस्क को क्या करना है हमको, एक अब ये हुआ सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण हो गया। ये सांद्रित अयस्क को एक बर्तन में द्रवित कर डाला जाता है
डाला जाता है जिसमें स्टील के पात्र में कार्बन का लेप चढ़ा, कार्बन का लेप कैथोड के रूप में तथा ग्रेफाइट का एक एनोड होता है, Al2O3 का द्रव्यनांक कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट Na3AlF6 मिलाया जाता है, Na3AlF6 मिलाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम Al बर्तन की पेंदी में तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर लगे ग्रेफाइट को ऑक्सीकृत करता है, ग्रेफाइट को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसका जहाँ तक कि प्रतिक्रिया है तुमको, और चित्र देख लेते हैं, एक छोटा सा चित्र भी देख लेते हैं इसका। अगर इसमें जैसे कि ये तुमको क्या होगा, ये एक बर्तन हो गया जिसमें क्या होगा तुमको, यहाँ से आप जो है इसमें क्या होगा, ये जो बर्तन है ये बना हुआ है, इसमें कार्बन का लेप चढ़ा हुआ, कार्बन का ये सब जगह अस्तर चढ़ा होगा, कार्बन का अस्तर, ये कार्बन का अस्तर चढ़ा हुआ होगा। ग्रेफाइट लेपित स्टील का पात्र ये हो गया। अब यहाँ पर तुमको होगा, यहाँ से क्या होगा, जबकि यहाँ पर एनोड के रूप में एक छड़ के रूप में क्या रखेंगे हम लोग, इसमें ग्रेफाइट का एनोड हो गया, ग्रेफाइट का एनोड। एल्युमिनियम यहाँ से निकाला जाएगा, एल्युमिनियम यहाँ पर से। और इसमें क्या है तुमको, इसमें द्रवित, इसमें रहेगा तुमको, ये तुमको निगेटिव हो गया, ये तुमको निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव से जोड़ेंगे इसको, और इसको यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव से जोड़ देंगे एक तार से, यहाँ से यहाँ तक बाहरी परिपथ से, मतलब बाहरी परिपथ में तुमको यहाँ पर से इसको एक बाहरी परिपथ में बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दीजिए। और इस प्रकार से ये जैसे भी है जो भी व्यवस्था करके आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। और इसमें गलित तुमको रहेगा, गलित Al2O3 प्लस Na3AlF6 ये द्रव्यनांक के लिए। और इसका क्या होता जाएगा, इसका जो है अपघटन होते जाएगा और Al यहाँ जमा हो जाएगा, जो प्रतिक्रिया इसी होगी तुम्हारा, इस पर जो होगा एनोड पर होगा। तो Al2O3 जो है विद्युत धारा डालने पर जो क्रायोलाइट और उसका द्रव्यनांक कम कर दिया, द्रवित जब रहता है, द्रवित है ये, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा ये द्रवित में, तो Al3 प्लस बन जाएगा प्लस O2 माइनस, ऐसा बन जाएगा। कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर
Al3 प्लस 3E माइनस से बन जाएगा Al इनोड पर C प्लस O2 माइनस से बन जाएगा CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहाँ हो जाएगा तुमको, एनोड पर कौन प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम कहाँ प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा, ये एल्यूमिनियम निकल जाएगा कैथोड से शुद्ध, मतलब इस प्रकार सांद्रित एल्यूमिनियम को क्या कर लिया जाता है, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का, ये हो गया तुम्हारा निष्कर्षण। और एल्यूमिनियम को क्या होगा तुमको, एल्यूमिनियम को फिर तुमको जो शुद्ध विधि है जिसका के भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिफाइनिंग कर सकते हैं, उसका शुद्धिकरण, जो सांद्रित अयस्क निकला उससे उसको शुद्धिकरण कर लेंगे। और इससे एल्यूमिनियम, तो क्या एल्यूमिनियम को निष्कर्षित करेंगे, बॉक्साइट से निष्कर्षण के लिए पहले क्या करेंगे, उसको पहले निच्छालन विधि से उसका सांद्रण करते हैं। उसमें क्या करते हैं, NaOH में डालते हैं उसको, और NaOH में विलयन में वह बॉक्साइट घुल जाता है, और बॉक्साइट घुलने के बाद जो है अशुद्धि को छान के अलग कर दीजिए, और बॉक्साइट फिर जो विलयन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर, और Al2O3 अगर फ्रेश बना हुआ है उसमें कुछ डाल दें, जिससे कि वो जल्दी अवक्षेपित होने लगता है Al2O3, और उससे विलयन से प्राप्त हो जाता है, जो कि तुम निच्छालन में भी तुमको जो सांद्रण का विधि है उसके लेक्चर में भी तुम राइसोल ऐप पर इसको देख सकते हो। राइसोल ऐप पर तुमको सारे जो है तुमको जितने भी बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, और तुमको जो हिंदी में तुमको जो मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसके नोट्स भी उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में भी तुमको नोट्स उपलब्ध हैं, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो, तो हिंदी में इंग्लिश दोनों मीडियम के लेक्चर उसमें उपलब्ध हैं। और तुमको बोर्ड की तैयारी करनी हो या इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करना ही हो तो राइसोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तैयारी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है एल्यूमिनियम का, ये तुमको निष्कर्षण हो गया। अब है एल्यूमिनियम जो धातु हम लोग को जो निष्कर्षित कर लिए उसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, मतलब जो उसमें भी अभी कुछ अशुद्धियाँ रहती है, जैसे पहले तो अयस्क से को सांद्रित किए, फिर अयस्क से हमने क्या निकाल लिया, अयस्क से हमने धातु को निष्कर्षित कर लिया। अब निष्कर्षित धातु से का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण, तो उसके शुद्धिकरण के लिए तुम्हारे किताब में 5-6 विधि दिया हुआ है, देखते हैं उसमें 6 विधि शायद है, तो उसमें से बारी बारी से देख लेते हैं कि उसको शुद्धिकरण करना है हमको, निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण। तो यही होगा हेडिंग तुम्हारा, तो निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण के लिए तुमको जो कुछ विधियां हैं, जिसमें कि पहले आसवन विधि है, फिर प्रद्रावन गलन विधि है, और तुमको कुछ स्पेशल विधि भी हैं। तो इसको लिखते हैं धातु का या निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण है, इसे लिख दीजिए। 3रा नंबर चरण। अब हम लोग मेटलर्जी का लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं, निष्कर्षित धातु का शुद्धिकरण। तो 3 स्टेप था, हम लोग 3 चरण था, याद होगा मेटलर्जी का। तो 3 चरण क्या हो गया तुमको, पहला था अयस्क का सांद्रण, दूसरा था सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जिसमें कि हम लोगों ने डिटेल में लोहा, तांबा, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का पढ़ाई किया। और अब जो है जो धातु जो कि निष्कर्षित धातु है उसमें जो अशुद्धि है उसको शुद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ विधियां हैं जिसका चर्चा किया जा रहा है। पहला विधि है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड इसको इंग्लिश में कहते हैं। आसवन विधि का मतलब होता है कि इसको ताप पर, इसको जो वाष्पशील धातु जैसे Zn मतलब जस्ता, कैडमियम एवं मरकरी Hg का शुद्धिकरण करने के लिए उसे गर्म किया जाता है। अशुद्ध धातु को गर्म किया जाता है, अशुद्ध धातु को गर्म किया जाता है। अशुद्धियाँ मतलब धातु क्या हो जाएगा, धातु ऊपर उठ जाएगा। धातु वाष्पशील होने के कारण जमा हो जाती है। धातु वाष्पशील होने के कारण क्या होगा, तुमको वाष्प के रूप में
रूप में प्राप्त होती है अशुद्धियाँ वाष्पित नहीं हो पाती है, अशुद्धियाँ वाष्पित नहीं हो पाती है। और उसके बाद क्या, जो वाष्प मिला उसको उसमें शुद्ध धातु है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, एक विधि हो गया आशवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। दूसरा है प्रद्रावण, तो इसमें तुमको लिक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको जो है तुमको इस चित्र से समझ सकते हो क्या करेंगे। एक तुमको ऊंचा एक स्टैंड ले लो और यहाँ पर एक स्लोपिंग ग्राउंड ले लो, स्लोपिंग। और इस चित्र में तुमको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तुमको जो अयस्क है, अयस्क जो धातु जो कि शुद्ध रूप में अशुद्ध धातु, यहाँ पर कौन आ गया, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु यहाँ रखिए और इसको यहाँ पे चूल्हा से हीट कीजिए, यहाँ पे उष्मा दिया जाए, इसको उष्मा दिया जा रहा है, गर्म कर रहे हैं सांसे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो जल्दी क्या होगा, जो गलनशील होगा वह क्या होगा तुमको, यह तुमको गलने लगेगा। मतलब जो जैसे टीन है वह जल्दी द्रवित हो जाता है, ठोस से द्रव में बदल जाएगा, तो अशुद्धि तो यही रह जाएगा। और ये तुमको जो है जो द्रवित हो गया वो द्रव कहाँ पहुँच जाएगा, ये तुमको नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, बर्तन में इसको शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यह विधि किसके लिए उपयुक्त होगा, जिसका कि गलनांक कम है। जिस धातु का द्रवनांक कम होता है उसे ढालूनुमा सतह पर गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण हो गया इसमें, उदाहरण टीन, SN इसका उदाहरण है। तो टीन का तुमको करोगे तो यहाँ पर टीन शुद्ध रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये तुमको इसका फिगर्स में ही सब चीज़ है। यहाँ पर उष्मा देके इसको गर्म करेंगे जिससे कि अशुद्ध धातु जो कि पिघल गया तो ये धातु नीचे चला जाएगा लेकिन अशुद्धि यहीं रह जाएगा और इस प्रकार से यहाँ जमा हो जाए, बर्तन में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो ये दो विधि हो गई तुम्हारा। उसके बाद है तुमको विद्युत अपघटन विधि। तो इसको मिटा देते हैं, इसका चित्र को, चलिए इसको भी मिटा ही दो। चलो, धातु का शोधन का तुमको प्यूरिफिकेशन का दो विधि हुआ, आशवन और द्रव। अब तीसरा विधि के रूप में हम लोग कह सकते हैं विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में क्या है कि जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का पतला एक कैथोड बनाते हैं और उसी धातु का एक विलयन होता है जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस विलयन का, उसी धातु का, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं तीसरा नंबर, विद्युत अपघटन। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का पतला कैथोड बनाया जाता है। उसी धातु का, जिस धातु का आप शुद्धिकरण बनाया जाता है। धातु के किसी लवण को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग कर पर विद्युत अपघटन के फलस्वरूप कैथोड पर शुद्ध धातु एनोड से जाकर जमा हो जाता है। अशुद्धियाँ एनोड पर ही रह जाती है,
अशुद्धि एनोड पर रह जाएगा। तो इसमें क्या हुआ तुमको, जैसे कि यहाँ पर तुमको हो गया कि यहाँ पर जैसे कि कॉपर का करना है, अगर कॉपर का कर रहे हैं इसमें शुद्धिकरण, तो कॉपर का एक क्या बना लीजिए, कॉपर ये अशुद्ध का जिसका जो निष्कर्षित करके लाए हैं, और एक पतला सा शुद्ध का बना सकते हैं आप यहाँ पर। ये तुमको हो गया कैथोड हो गया, ये तुमको हो गया कैथोड। अगर मानते कॉपर का कर रहे हैं तो शुद्ध कॉपर, शुद्ध धा Cu का पतला सा बना लीजिए। और ये है तुमको एनोड अशुद्ध Cu का, अशुद्ध Cu, और इसमें अशुद्धि भी होगा, अशुद्धि भी होगा। और इसको एनोड है, तो एनोड का मतलब होगा इसको जो बैटरी से जोड़ेंगे, इसको बैटरी का एनोड है तुमको, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, ये कैथोड है, तो यहाँ पर नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से इसको जोड़ देते हैं। और इसमें जो कि जब विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जैसे CuSO4 डाल दीजिए, CuSO4, तो प्रतिक्रिया देखो क्या क्या होगी। कॉपर का विद्युत शुद्धिकरण, तो कॉपर जो कि यहाँ एनोड पर जो कॉपर है, एनोड पर जो कॉपर रहेगा, और ये तुमको क्या हो जाएगा, ये Cu2+ के रूप में ऑक्सीकृत होकर के ये तुमको चला जाएगा विलयन में। और जो विलयन में जो CuSO4 होगा ये टूट करके क्या बना लेगा, Cu2+ प्लस SO4 2-, ये तुमको कैथोड पर अब हो जाएगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, Cu2+ प्लस 2E- से बन जाएगा कॉपर, ये शुद्ध जमा हो जाएगा, ये शुद्ध कॉपर यहाँ पर जमा हो जाएगा, ये शुद्ध हो गया, मतलब कैथोड पर ये शुद्ध कॉपर जमा हो जाएगा। अशुद्धि में तुमको, अशुद्धि में रह जाएगा, अशुद्धि के रूप में Ag, Au, Pt इत्यादि। और इससे भी तुमको कुछ इसका धातु को निष्कर्षित करके इसको जो है तुमको प्राप्त करके, इसका जो एनोड मड से इसको प्राप्त करके इसके जो अपकरण का जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लिया जाता है, मतलब इतना मिल जाता है कि इससे, चूँकि ये महंगा धातु होता है जो कि यहाँ पर मिल जाता है तुमको एनोड मड में। तो ये तुमको हो गया विद्युत अपघटन के द्वारा, विद्युत अपचयन से क्या हो गया तुमको धातु का शुद्धिकरण का, ये तीसरा विधि हुआ। चौथा विधि के रूप में तुम्हारे बुक में है मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। यह विधि तुमको जनरली तुमको आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट वगैरह बनते हैं उस तरह के धातु को, जो कि कह सकते हैं अर्धचालक के लिए, अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाले धातुओं के लिए, तत्वों के लिए क्या होता है तुमको ये ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये चौथा नंबर है मंडल परिष्करण। यह विधि अर्धचालक में प्रयुक्त तत्वों सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन इत्यादि के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये तुमको अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये कौन सा विधि हो गया तुम्हारा जिसका नाम हो गया ये लिक्विड, इसको कहते हैं हम लोग, इसको जो है तुमको अब इसको प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, अशुद्ध तत्व का एक क्षार बनाकर उस पर चलता हुआ चूल्हा गुजारा जाता है। अशुद्धियाँ द्रव ठोस की बजाय ठोस की तुलना में द्रव रूप में अधिक विलेय होने के कारण
विलेय होने के कारण चूल्हा के साथ आगे बढ़ जाता है, चूल्हा के साथ आगे बढ़ जाता है, चूल्हा के साथ आगे बढ़ जाता है एवं अशुद्धियों को दूसरे छोर पर काट कर अलग कर दिया जाता है, तो क्या हुआ, तुमको दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ विधि में कि एक तो जैसे कि तुमको छड़ बना लिए, इसमें तुमको क्या करते गई, इसमें जो है तुमको चूल्हा को मूव कराते जाओ, इसमें चूल्हा इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें जो है गलित जो अशुद्धि जो होगा, तुमको गलित अवस्था जहाँ पे चूल्हा रहेगा आपका, उसमें तुमको जो द्रवित हो जाएगा, यहाँ पर जो द्रवित होगा तो इसके साथ ये अशुद्धि आगे बढ़ते जाएगा, और जहाँ ठोस हो जाएगा इधर अशुद्धि शुद्ध हो जाएगा, इधर शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर अभी भी इधर मूव कर रहा है, इधर अशुद्धि यहाँ पर रहेगा, अशुद्धि द्रवित में रहेगा, और इस तरह से ये चूल्हा बढ़ते जाएगा आगे, और ये कि तुमको अशुद्धि कहाँ जमा हो जाएगा, एक छोर पे जमा हो, इसको काट के अलग कर दीजिए। तो ये तुमको विधि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, इन सबों के लिए तुमको जो कि अर्धचालक में प्रयुक्त होता है उसके लिए उपयुक्त है। चौथा, पांचवा है तुमको वेपर फेज रिफाइन, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। इसमें यह टेक्निक है कि जो धातु तो क्या हो, तुमको धातु वाष्पशील नहीं हो, लेकिन उसके कोई यौगिक बनाए जो कि वाष्पशील हो, उस यौगिक को को गर्म कर लीजिए, जो यौगिक के साथ एक प्रतिक्रिया करा लीजिए, धातु के साथ एक यौगिक बना लीजिए, वह यौगिक जो होगा तुमको धातु के साथ प्रतिक्रिया करके एक जो होगा एक वाष्पशील यौगिक बना दिया, वाष्प उड़ जाएगा, उसको क्या कर लेंगे, उस वाष्प को कलेक्ट कर लेंगे, जमा कर लेंगे, और अशुद्धि नीचे रह जाएगा, उसको फिर उसको और हीट करके उसको गर्म करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यही है तुमको इस विधि का मुख्य बात। इस विधि में इसको फिर से देखते हैं, इस विधि में धातु को प्रतिक्रिया कराकर वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है, वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है, जो वाष्पशील यौगिक बनाया जाता है जो उड़कर जो जमा कर लिया, जो वाष्प के रूप में जमा कर लिया जाता है एवं इस वाष्पशील यौगिक से गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि तुमको है ए नंबर में देखते हैं मोंड विधि, इसमें निकेल का शुद्धिकरण, जो कि तुमको प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट हो जाएगा, से Na+4CO लगभग 350 केल्विन ताप पर ये तुमको NiCO होल 4 बना लेगा, NiCO होल 4 का ये बना लेगा। ये वाष्पशील है, ये वाष्पित हो जाएगा। अब इसको कलेक्ट कर लिया, अशुद्धि नीचे रह जाएगा। अब इसको NiCO होल 4 है, इसको क्या कर देंगे और 450 केल्विन तक हीट कर देते हैं, तो ये Na और 4CO में ये टूट जाएगा, ये शुद्ध धातु प्राप्त हो गया ये तुम्हारा। तो ये होगा तुम्हारा दूसरा तुमको इसमें है, तुमको कहते हैं हम लोग वेन आर्केल विधि। तो वेन आर्कल विधि में क्या करता है, जर्कोनियम है तुमको, टाइटेनियम, इन सबों का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें आयोडीन के साथ में आता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें Zr+I2 से बन गया Zri4 बन जाता है, ये Zri4 बन जाएगा ये।
और इसका करीब करीब टेम्परेचर होता है 1600 केल्विन के आसपास। और ZrI4 को जब हम लोग हीट कर देंगे और भी, मतलब कि 1800 से एभव 1800 केल्विन से ऊपर, तो Zr अलग हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, प्लस I2 अलग हो जाएगा, ये शुद्ध धातु हो गया, शुद्ध जर्कोनियम, Zr जर्कोनियम, टाइटेनियम, इन सबों का शुद्धिकरण भी इस विधि से हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। एक और विधि है जिसका कि चर्चा किया हुआ, जो कि 11 के केमिस्ट्री में भी, जो ऑर्गेनिक में भी था, उसका दिया हुआ, जिसको कहते हैं वर्ण अभिलेखी, क्रोमेटोग्राफी, वर्ण अभिलेखी। उसमें तुमको क्या है, वर्ण अभिलेखी में क्या होगा, तुमको जो विधि है तुमको छठा, जिसको कहते हैं हम लोग वर्ण अभिलेखी। तो इस विधि में क्या होगा, छठा में, यह तुमको वर्ण अभिलेखी, वर्ण अभिलेखी, इस विधि में एडजॉर्प्शन जिसको कहते हैं, जिसका हिंदी हो गया तुमको एडजॉर्प्शन, मतलब हो गया तुमको जिसको जमा करते हैं, अधिशोषण। इस विधि में अधिशोषण का प्रयोग कर धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। जिसमें क्या होगा, तुमको एक मोबाइल फेज होता है जिसको उस पर से गुजारते जाते हैं, और उसके साथ क्या आते चल जाता है, तुमको अलग अलग जगह पर अशुद्धि जमा होते जाएगा, और इस प्रकार से उसको अलग कर लेते हैं। तो ये तुमको है क्रोमेटोग्राफी विधि। इसमें जो है तत्व का जो सबको सभी को भी इस विधि का प्रयोग ये है कि यह तुमको इसमें सबों का सभी जो तत्व हैं जो कि अशुद्धि भी है, उसको भी अलग अलग जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तुमको है, इसका हो गया तुमको शुद्धिकरण हो गया तुम्हारा। तो ये शुद्धिकरण के बाद तुम्हारा जो टॉपिक है, जो कि एक तुम्हारा कॉपर इसम का उपयोग है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है। तो जैसे कि उपयोग, तो खैर एल्यूमिनियम का जैसे है कि Al का उपयोग, तो एल्यूमिनियम का उपयोग कौन सी में होता है। एल्यूमिनियम का पहले तो जो कि हम लोग बिजली आता है उसके तार में भी धारावाही तार के रूप में, धारावाही तार के रूप में। दूसरा एल्यूमिनियम का उपयोग देखते होगे तुमको जो ऊपर से देखोगे चॉकलेट वगैरह के ऊपर में, खाद्य सामग्री के ऊपर में उसको खाद्य सामग्री को के ऊपर पन्नी चढ़ाने में, ऊपर देखते हो पन्नी टाइप का रखता है जिससे कि तुमको गलेगा नहीं जल्दी चॉकलेट वगैरह, उसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। तीसरा नंबर कह सकते हो क्रोमियम, जैसे धातु के निष्कर्षण में, मतलब ये तुमको क्या करता है, Cr2O3 प्लस Al, इससे तुमको इसको निष्कर्षित कर सकते हो एल्यूमिनियम को। ये महंगा धातु होता है, इसलिए इसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा सकता है इसके निष्कर्षण में। तुम्हारा ये हो गया। और तुमको तीसरा, चौथा नंबर तुम कह सकते हो हल्के मिश्र धातु, जो हल्का होता है ना एल्यूमिनियम के निर्माण में, जैसे कि तुम्हारा प्रेशर कुकर है या वायुयान का बनता है, तो उस समय भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब तुम्हारा एल्यूमिनियम का क्या हो गया, कुछ उपयोग हो गया। एल्यूमिनियम का तुमको जहाँ तक है बर्तन भी हम लोग यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम बर्तन के रूप में, एल्यूमिनियम का बर्तन के रूप में। एल्यूमिनियम का तुम देखते हो कि पेंट के रूप में, पेंट जो कि तुम्हारा होता है एल्यूमिनियम पेंट में, एल्यूमिनियम पेंट के रूप में, जो धातु का जो देखते हो कि एल्यूमिनियम पेंट वगैरह भी मिलता है। तो ये सब तुमको इसके एल्यूमिनियम के कुछ उपयोग हो गए। तुमको अब है जैसे कि कॉपर का उपयोग, Cu का उपयोग। तो कॉपर का भी जो है तार के रूप में तो होता है, धारावाही तार में तो कॉपर का भी बनता है धारावाही तार के रूप में, धारावाही तार के रूप में एक उपयोग हो गया। दूसरा, जल एवं जलवाष्प के पाइप के रूप में,
वो ले जाने वाले पाइप के रूप में, कि पाइप के रूप में इसको जो कैरी करता है जो पाइप, उसमें तुमको कॉपर का पाइप ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरा कह सकते हैं मिश्र धातु, जैसे तुमको है मिश्र धातु में तुम्हारा जैसे जैसे पीतल, पीतल हो गया तुमको Cu प्लस Zn, कांसा Cu प्लस Sn, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस Ni, निकेल। तो ये सब तुम्हारा जो है मिश्र धातु का, मुद्रा धातु, मुद्रा वगैरह भी बनाने में ये क्या आता है, काम आता है। कॉपर का बर्तन भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब कॉपर के क्या हो गए, कॉपर के कुछ उपयोग हो गए, कॉपर का जो ये सब मुख्य उपयोग हो गए। अब है तुमको लोहा का उपयोग, Fe का उपयोग, Fe का तो उपयोग देखते ही, लोहा का उपयोग क्या क्या है तुमको, लोहा का उपयोग तो तुमको है ढलवां लोहा, ढलवां लोहा से रेल का स्लीपर, रेल का स्लीपर जो बनता है, रेल का स्लीपर, कॉमा, खिलौना, बाल्टी, बाल्टी बाल्टी हो गया तुम्हारा, और तुमको जैसे कि तावा वगैरह होता है, तावा है तुम्हारा, और कृषि बाल्टी तावा मतलब घरेलू जो उपकरण है इत्यादि में। दूसरा होता है पिटवा लोहा, तुमको जो है जो थोड़ा बेहतर क्वालिटी का है, पिटवा लोहा से, पिटवा लोहा, नट बोल्ट, नट बोल्ट हो गया तुमको पिटवा लोहा का होता है। चेन देखते हुए जो कि रहता है तुम्हारा, और तुमको जैसे कि हो गया कृषि उपकरण, जो कृषि का जो यंत्र जैसे कि है जिसमें कि कृषि का उत्पादन के लिए बनाया जाता है, जैसे झग्गर वगैरह तुम्हारा जो होता है, जो एंकर होता है जो नाव वगैरह में लगाता है इत्यादि। तो ये सब तुमको लोहा से का उपयोग है। इसमें तुमको एक तो तुमको स्टील के उत्पादन में, स्टील के उत्पादन में इसका उपयोग है ही, स्टील में तो लोहा मुख्य तत्व है ही, और जिसका प्रयोग काफ़ी अधिक मात्रा में होता है लोहा का के रूप में। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, लोहा का उपयोग हो गया। अब है तुमको Zn का उपयोग, Zn का उपयोग, तो Zn का तुमको उपयोग हो गया। पहले तो तुमको क्या कहते हैं, Fe को मतलब कि जंग लगने से रोकने में, जंग लगने से रोकने में जस्तीकरण करते हैं लोहा का। दूसरा कर सकते हो बैटरी में, बैटरी में Zn का होता है, तुमको देखते हो जो कि ड्राई सेल है उसमें यूज होता है। तीसरा कर सकते हो जो पेंट के लेपन मतलब पेंट के रूप में, पेंट के रूप में, पेंट जो कि तुम्हारा Zn का होता है, जो पेंट वगैरह में इसका उपयोग होता है। तो ये सब तुम्हारे इसके क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए मिश्र धातु बनाने में। जैसे अभी देखा था तुमको मिश्र धातु, मिश्र धातु जैसे देखा था अभी कौन, पीतल में था, ये पीतल में था Cu और Zn था। जर्मन सिल्वर में भी था ये, जर्मन सिल्वर में Cu, Zn और Ni। तो ये सब तुमको इसके उपयोग हो गए। तो इसके साथ ही तुमको ये जो तुम्हारा इसका जो थ्योरी था समाप्त हो गया। अब तुमको जो है जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाना है, क्वेश्चन पूछना है तुमको, राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पाठनिहित प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास में के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबों को जहाँ भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।